हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 7th की पॉलिटी चल रही है और इसमें चैप्टर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे, फिर क्लास 7th और 8 की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी है वो हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासेज को देख रहे थे, अब पॉलिटी की क्लासेज को कम देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पॉलिटी कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अब यही फ़र्क होता है, जो बच्चे 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस लेके आते हैं उनसे पूछिए वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। वो विद्यार्थी एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, तब वो ये स्कोर कर पाते हैं। और यही फ़र्क है उनमें जो 4 बार सीटेट दे के भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है कि उन्हें लगता है कि पॉलिटी कुछ नहीं है, बस हिस्ट्री में जो लग रहा है इंपॉर्टेंट वो पढ़ लो, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पढ़ लो, सीडीपी पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। अरे नहीं, तुम्हारे 60 नंबर जिस सब्जेक्ट के हैं इसको मजबूत करो, है ना, इसको मजबूत करो, बाकी सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उसमें तो खाली अगर सीडीपी कर लोगे तब भी काम चल जाएगा, पेडागोजी कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये आपकी भूल है कि ये पॉलिटी कुछ नहीं है। अब जैसे ये चैप्टर है, यहाँ से बस एक प्रश्न हमको मिला है जो पूछा गया है। ठीक है, जैसे एक और तो इस तरीके से कहने के मतलब प्रश्न भले एक मिला है, लेकिन क्या पता अगले एग्जाम में 2 प्रश्न मिल जाए, यहाँ से 3 प्रश्न मिल जाए, यहाँ से ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अब जैसे ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा, तो ये रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। ये प्रश्न सिर्फ हमको यहाँ से मिला है। अब हम कहें कि नहीं, एक ही प्रश्न लिखा है तो इसको हम क्यों पढ़ाएं, क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं है। छोड़ हम कुछ नहीं रहे, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप उसको पढ़ें ना पढ़ें, क्लास अटेंड करें ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं। आइए शुरू करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। कैसे औरतों ने दुनिया को बदल दिया? तो जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे डियर फ्रेंड, जिसने जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि किस तरह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। उन्हें लगता है महिलाएं तो दिन भर आराम करती हैं। हमने ये भी पीछे चैप्टर में पढ़ा, घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है, 24/7 का काम है। और इस काम को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। बेचारी घर में औरतें कई बार 4 बजे उठ जाती हैं, रात में 11 बजे तक चलती हैं, 12 बजे तक चलती हैं। उनकी कोई टाइमिंग नहीं है कि इतने बजे उठेंगी इतने बजे सोएंगी, नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम घर के बाहर के जो काम हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और उस पर हम लोग बात करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और देखिए, 2 औरतें यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मक्का होती है, मक्के में ये नीचे ये बाली आती है। ठीक है, और इसी से आपके वो बनते हैं लावे। ठीक है, यहाँ पे भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनती है, वो बनती है पुरुष की। हम सोचते हैं पुरुष के बारे में। जैसे अभी हम पीछे एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें वो महिला जो रामलिंगन के खेत में धान लगा रही थी, है ना, उसमें भी यही बात कही गई थी कि अगर किसानी तो औरतें भी कर रही हैं, लेकिन जब किसान की बात करेंगे तो सिर्फ पुरुष की इमेज हमारे दिमाग में बनती है। ऐसा नहीं है, औरतें भी खेती करती हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा था, महिलाओं के लिए जो चित्र बनाने के लिए कहा गया वो नर्स के चित्र बनाए गए, पुरुषों के लिए जो चित्र बनाने के लिए कहा गया वो पायलट के चित्र बनाए गए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं, जैसे नर्स का काम हो गया। यही 1-2 काम है जो औरतें अच्छे से निभा सकती हैं, बाकी काम नहीं कर सकती। ना तो प्लेन उड़ा सकती, ना ट्रेन चला सकती, ना ऑफिस संभाल सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये धारणा उनके दिमाग में है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्यों?
क्योंकि वो अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीक दिमाग की जरूरत होती है। आपके पास टेक्नोलॉजी यानी कि थोड़ा उस तरीके का दिमाग आपके पास होनी चाहिए, उस प्रकार की बुद्धि आपके पास, तकनीकी बुद्धि आपके पास होना चाहिए। जैसे नहीं, जो कवि लोग होते हैं उनके पास भाषाई बुद्धि होती है, जो कवि होते हैं उनके पास भाषाई बुद्धि होती है। यहाँ पे जो साइंस पढ़ेगा उसके पास तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, ऐसा माना जाता है। ठीक कि उनके पास तकनीकी बुद्धि होती नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, जो चली आ रही हैं रूढ़िवादी धारणाएं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने, प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। क्यों उन्हें वो सहयोग नहीं मिल पाता? क्योंकि लगता है लड़कियां अच्छी इंजीनियर नहीं बन सकती, अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकती। ठीक है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ठीक है, मुख्य लक्ष्य मान लें, शादी का मुख्य लक्ष्य मान लें। ये जो है अधिकांश परिवारों में होता है कि भाई 12th कर लो, घर बैठ जाओ, अब तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही मंजिल, वो है शादी। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण भी पैदा हो जाता है। जब हमें गलत तरीके से लोग चिढ़ाते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि तुम लड़के हो, रो नहीं सकते, अरे यार तुम तो लड़के हो फिर भी रो रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको, इस तरीके से लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले कि बेटा घर का खर्च तो तुम ही चलाओगे, बीवी लाओगे तो उसको खिलाओगे क्या, ऐसा कहा जाता है ना। शादी अगर नहीं होती तो लोग कहते हैं उसे कि अच्छी खासी नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो बीवी आएगी उसको तुम खिलाओगे क्या, ये कहा जाता है। इस तरीके से उसको चिढ़ाया जाता है। बच्चे होंगे उसको कैसे तुम उनको सरवाइव करोगे, उनका कैसे तुम उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे, ये सब चीज़ें। उन्हें अधिक वेतन मिले, यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए हमें सीखना, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए लर्निंग जरूरी है। जो चेंजेस के साथ में लर्निंग नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। जैसे आज वर्तमान समय मॉडर्न देख लो, इंटरनेट का ज़माना है ना, रील्स का ज़माना, लोग कितना एडवांस हो गए हैं। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे देन पीछे रह जाएंगे। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक से अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में, पास्ट की अगर बात करें तो अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। जैसे अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, जिस चैप्टर में उसकी बात हो रही थी, क्या कहते हैं कि सामोआ द्वीप की, है ना, सामोआ द्वीप की बात हो रही थी, जिसमें जो बच्चे होते थे वो अपने घर में जो बड़े होते थे, जो मछलियाँ पकड़ते थे द्वीप के किनारे, वही काम वो सीखते थे। ठीक है, तो वही तरीके से लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यू कांट लर्न इवन अ वर्ड, अ लेटर, एक शब्द, एक अक्षर तक आप नहीं सीख सकते। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी यानी कि वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। गर्ल्स केवल हेल्प कर सकती हैं,
दे कांट लर्न नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, केवल वो हेल्प करती थी। मिट्टी को तैयार करना हो गया, बर्तन के लिए मिट्टी लाना हो गया। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कब की बात है? लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए कि महिलाओं के लिए स्कूल खोले जाएं। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 के बीच का जो समय है का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। कौन? रास सुंदरी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। किसने? रास सुंदरी ने। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। ठीक है, जब लोग डंडा टेक करके चलना शुरू कर देते हैं उस उम्र में। ठीक है, आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक क्या थी? उनकी पुस्तक आमार जीबोन। नाम क्या था पुस्तक का? आमार जीबोन। किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपसे पूछ लेगा किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा आमार जीबोन है, जो रास सुंदरी ने लिखी थी। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है, ऐसी धारणा थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीखा। अब वो कहती हैं कि मैं बहुत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी, बताओ 14 साल की थी बेचारी। ठीक है, और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी थी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? ये तो मैं अपने धर्म के खिलाफ जा रही हूँ। ऐसा नहीं, कभी हम लोग अगर कुछ नया करने सोचे तो हम सोचते हैं यार ये तो होता नहीं है, वैसे हम करेंगे तो थोड़ा ऑड नहीं लगेगा, इस तरीके से। फिर मुझे एक स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। स्वप्न आया कि मैं एक जो है चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। ठीक है, बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना। पति ने बेटे से कहा, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। ठीक है, वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पेज निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने की कोशिश कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। ताड़ के पत्ते जो थे जिस पर बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा था उसको भी छिपा दिया। रास सुंदरी ने जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। वो पढ़ना लिखना सीख गई धीरे धीरे और उसने चैतन्य भागवत पढ़ा। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का
विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, पढ़ना भी सीखा। आजकल तो आपको पूरा समय सब कुछ मिलता है पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ते। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, देखिए ये इमेज आप देख पा रहे हैं कैसे बच्चे बैठ कर के पढ़ रहे हैं। राससुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में क्या है, एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की अगर हम बात करें तो देखिए आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लगभग बराबर ही जाते हैं लड़के लड़कियां। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री और पुरुषों का अनुपात हो गया। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जो हो गए का 40% शिक्षित था। ठीक है, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। कितना, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट को, 15%। आगे पढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की ये संख्या बढ़ करके 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई है। इसका असर ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो अधिक है। ठीक है, और इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ये जो अंतर है वो बना हुआ है। यहाँ पे एक तालिका दी गई, इसमें आप देख सकते हैं। अगर स्कूल का स्तर देखें तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का स्तर देखो, लड़के 4.36, सब लड़कियां 3.88, योग अगर करें तो 4.13 आया। उसमें अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं उनका 4.20 है, अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां हैं उनका 6.84 है। ठीक है, इस तरीके से कहता है कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में ये सब लड़कियों की श्रेणी है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 3.88 है कक्षा 1 से 5 तक। तो इस तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का देखो 6.84 है, यहाँ पे 3.88 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी ये पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय ही बिता रही हैं। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने की सुविधा ना हो, बस वैन ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार बहुत निर्धन होते हैं, अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, असमानता दिखाते हैं, जिस वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।
आइए अब यहाँ से हम महिला आंदोलन की बात करेंगे। देखिए, महिला आंदोलन को समझिए। चलिए, स्टोरी की तरह चैप्टर अच्छा है, पढ़ते रहिए और बहुत इम्पोर्टेंट। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अधिकार है वर्तमान में। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा, उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से लोग अपना आंदोलन करते हैं, और ये आप सामने देख ही रहे हैं। अभियान की अगर हम बात करें तो देखिए, अभियान की अगर बात करें तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सकती है। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अगर हम एक उदाहरण और देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1980 के दशक में नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों के द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। कोई दहेज नहीं मांग सकता। यहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, और ये जो औरत यहाँ बैठी है, देखिए लिखा है कि सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्या दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। बेचारी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी फाइलें इकट्ठा किए हैं। यहाँ पे इनकी बेटी जो दहेज के लिए मार दी गई उसका फ़ोटो रखा है, और ये बेचारी यहाँ बैठी हैं इस आस में कि इनकी बेटी को एक दिन न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे कहता है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच में पहुंचाता है। ओके, जागरूकता फैलेगी कैसे? यहाँ पे लोग अपना नाटक वगैरह कर रहे हैं, गीत भजन गा करके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि ये सब बहुत असरकारी होती हैं। आगे बात करें बंधुत्व व्यक्त करना। देखिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ठीक है, ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां ऊपर उठा रही हैं। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे अगर हम बात करें रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है जिन्हें समाज तैयार करता है।
जैसे इस पार्ट में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। कारण क्या है? उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोक देती हैं। भेदभाव की बात करें तो भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता और आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। ये तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन का मतलब होता है जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना की अगर बात करें, इसका मतलब औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करना यौन प्रताड़ना कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर और यहाँ से हमें एक ही प्रश्न मिला है 2023 में, वो है सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा? तो वो रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। चैप्टर अच्छा था और हमें पढ़ना जरूरी था क्योंकि छोड़ हम कुछ सकते नहीं हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, सीटेट कहाँ से प्रश्न पूछ ले, कहाँ से प्रश्न बना दे, ये कोई नहीं जान सकता। 5 चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुए। अब 3 चैप्टर बचते हैं, वो हम फटाफट क्लियर कर देंगे, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा शुरू हो जाएगा कक्षा 8 का। ओके, थैंक यू सो मच।